नमस्कार, हिस्ट्री हब में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज हम लोग संवैधानिक विकास के क्रम में आगे बढ़ते हुए एक अन्य अधिनियम पढ़ेंगे। और अगर अब तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं तो लाइक कर दीजिए, और अगर अच्छे नहीं लग रहे हैं, कोई कमी लग रही है तो आप अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में दे दीजिए ताकि और सुधार हो सके। उद्देश्य सिर्फ आपको बेहतर चीज़ प्रदान करना है। तो आप लोग अपने सुझाव कमेंट बॉक्स के माध्यम से हम तक भेज सकते हैं, और आपके जो भी सुझाव रहेंगे उन पर ज़रूर विचार किया जाएगा। और चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे और एक नया अधिनियम देखते हैं। अगला जो अधिनियम है यह 1892 का भारत परिषद अधिनियम। तो 1892 का भारत परिषद अधिनियम क्या था, ये अधिनियम क्या इसके प्रावधान थे, हम लोग एक एक करके एक एक प्रावधान को देखेंगे और अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, जो पहला प्रावधान है वो पहला प्रावधान क्या है कि जो गवर्नर जनरल है उसकी कार्यकारिणी की सदस्य संख्या में वृद्धि की गई। और यह वृद्धि कितनी हो गई? न्यूनतम 10 और अधिकतम 16। तो आप इसको जरा से ऐसे समझ लीजिए कि जैसे ये है आपकी गवर्नर जनरल की परिषद, और गवर्नर जनरल की परिषद दो रूपों में कार्य करती थी। एक तरफ वो कार्यकारिणी थी, और कार्यकारिणी में कितने सदस्य थे? कार्यकारिणी में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 4 सदस्य बनाए गए थे। तो कार्यकारिणी में कितने सदस्य हो रहे थे? 4 सदस्य थे पहले से। अब क्या किया गया? इसके तहत 4 जो सदस्य थे अब इनमें वृद्धि कर दी गई, और जो वृद्धि कर दी गई वो क्या हुआ कि न्यूनतम 10 और अधिकतम 16, यानी 10 से 16 के बीच में सदस्य इसमें अब बढ़ सकते थे। तो अब ये जो आपका कार्यकारिणी के सदस्य संख्या इसके माध्यम से बढ़ाई गई। दूसरी तरफ क्या होता था? दूसरी तरफ थी केंद्रीय विधान परिषद। आपने देखा कि 1853 के अधिनियम के तहत केंद्रीय विधान परिषद अस्तित्व में आई थी। तो अब जो गवर्नर जनरल की एक तरफ कार्यकारिणी है और दूसरी तरफ है केंद्रीय विधान परिषद। जो केंद्रीय विधान परिषद का गठन होता था वो कार्यकारिणी प्लस जो अतिरिक्त सदस्य थे उनको मिला करके होता था। तो अब जो गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में आपने देखा था कि 12 सदस्य जोड़े गए थे। 1861 के अधिनियम के तहत 12 सदस्य जोड़ दिए गए थे अतिरिक्त, और ये गैर शासकीय थे और इनको गवर्नर जनरल के द्वारा मनोनीत किया जाना था। इस अधिनियम में क्या किया गया कि ये जो 12 सदस्य अतिरिक्त जोड़े गए थे उनमें से आधे गैर सरकारी होने थे, यानी कि 6 सदस्य गैर सरकारी होने थे। तो वो जो 6 गैर सरकारी सदस्य थे उनमें से 5 सदस्यों का, जो 5 गैर सरकारी सदस्य हैं उनका निर्वाचन होना था। तो यहाँ पे जो 5 गैर सरकारी सदस्य जो थे इनका क्या होगा? ये निर्वाचन इनका होगा, ये निर्वाचित किए जाएंगे। और इस प्रकार से इस अधिनियम के द्वारा सर्वप्रथम निर्वाचन पद्धति का प्रारंभ होता है। तो जो पहला प्रावधान है वो है कार्यकारिणी की सदस्य संख्या में वृद्धि की जा रही है। तो कार्यकारिणी की सदस्य संख्या पहले कितनी थी? पहले थी 4, और अब कितनी हो जा रही है? अब हो जा रही है 10 से 16 के बीच में मेंबर्स उसमें रखे जा सकते हैं। 10 भी हो सकते हैं, 11 भी हो सकते हैं, या 16 तक हो सकते हैं। अब दूसरा प्रावधान इसका क्या है? दूसरा प्रावधान है इस अधिनियम द्वारा सर्वप्रथम निर्वाचन पद्धति का प्रारंभ हुआ। तो अभी हमने आपको बताया ना, जो केंद्रीय विधान परिषद है जिसमें कि 12 अतिरिक्त सदस्य जोड़े गए थे 1861 के अधिनियम के तहत। अब उसका यहाँ पे इसमें क्या किया गया कि जो 12 सदस्य हैं जिनको गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत किया जाना था, और ये सदस्य गैर सरकारी होने थे। अब इन सदस्यों में जो गैर सरकारी सदस्य थे उनमें से 5 गैर सरकारी सदस्यों का क्या होगा? निर्वाचन होगा। और ये निर्वाचन कैसे होगा? निर्वाचन की पद्धति क्या रहेगी? तो जो निर्वाचन है ये रहेगा अप्रत्यक्ष, यानी ऐसा नहीं कि आप जाएं और वोट करें, जैसे कि अभी हम लोग जो वोट करते हैं इस तरह से, ऐसा नहीं प्रावधान था, अप्रत्यक्ष था। तो अप्रत्यक्ष फिर किस तरह से था? तो अप्रत्यक्ष ये चुने जाते थे, आपकी 3 प्रेसिडेंसीज थी और उत्तर पश्चिम प्रांत। तो कुल मिलाकर के 4 प्रांतों की जो विधान परिषद थी, 4 प्रांतों की विधान परिषदों से ये 5 सदस्य चुने जाने थे। अब वो 4 प्रांत कौन कौन से हैं? आप देखिए, बंगाल, मद्रास, बम्बई,
और उत्तर पश्चिम प्रांत। उत्तर पश्चिम प्रांत। इन 4 प्रांतों से, ये 4 प्रांत हैं, इन 4 प्रांतों से 5 सदस्य निर्वाचित किए जाने थे इन प्रांतों की विधान परिषदों से। अब सवाल ये उठता है कि यहाँ से जो सदस्य निर्वाचित किए गए, यहाँ से निर्वाचित करके वो भेज दिए गए केंद्रीय विधान परिषद में। चलिए ठीक है, लेकिन अब सवाल उठता है कि ये जो प्रांतीय विधान परिषदें थीं, इन प्रांतों की जो विधान परिषदें थीं, इनका कैसे चुनाव होता था, इनके सदस्य कैसे चुने जाते थे? तो इनके जो सदस्य चुने जाते थे वो किस तरह से चुने जाते थे? उनका जो आपका जो भी प्रांत है, उस प्रांत में जो भी जिले हैं, तो पता चला जिला बोर्ड से कुछ सदस्य ले लिए गए, आपका विश्वविद्यालय से ले लिए गए, व्यापार मंडल से ले लिए गए। तो इस तरह से अनेक क्षेत्रों से ऐसे व्यक्ति जो कि वहाँ की जनता का, वहाँ के समूहों का प्रतिनिधित्व कर सकते थे, ऐसे सदस्यों को चुन लिया जाता था हर प्रांत में विधान परिषद में। हर प्रांत में आपको पता है ना गवर्नर होता था। तो जैसे केंद्र में गवर्नर जनरल है, वैसे ही प्रांतों में कौन होता था? गवर्नर होता था। तो केंद्र में केंद्रीय विधान परिषद है और प्रांतों में प्रांतीय विधान परिषद है। तो जो प्रांतीय विधान परिषद है उसके सदस्य कैसे चुने जा रहे थे? उसके सदस्य चुने जा रहे थे जिला बोर्डों से, विश्वविद्यालयों से, व्यापार संघ से। तो इस तरह से इसके सदस्य चुने जाते थे और ये जो सदस्य चुने जाते थे प्रांतीय विधान परिषद में, उन्हीं से सदस्य अपने में से ही सदस्यों को भेज दिया उन लोगों ने, कहाँ? केंद्रीय विधान परिषद में। अब कुल 4 प्रांत हैं और 5 सदस्यों का चयन हो रहा है। तो इसका मतलब है कि हर जगह से एक और किसी प्रांत से 2 सदस्य चुने गए होंगे। तो ये था इसमें निर्वाचन पद्धति। हालांकि इस पूरे अधिनियम को अगर आप पढ़ेंगे तो इसमें निर्वाचन शब्द का प्रयोग कहीं नहीं हुआ है, लेकिन ये जो पूरा प्रोसेस है वो निर्वाचन प्रणाली के अंतर्गत ही आता है। इसलिए इस अधिनियम के द्वारा ही ये माना जाता है कि भारत में सर्वप्रथम निर्वाचन पद्धति का प्रारंभ हुआ। तो यहाँ पर आप लोगों ने क्या क्या देखा? यहाँ पर आपने देखा कि पहला प्रावधान क्या है? कार्यकारिणी के सदस्य संख्या में वृद्धि कर दी जा रही है। कितनी हो जा रही है? 10 से 16 तक वृद्धि की जा सकती है। दूसरा, सर्वप्रथम निर्वाचन पद्धति का प्रारंभ हो रहा है। कैसे? वो प्रांतीय विधान परिषदों से सदस्य अब केंद्रीय विधान परिषद में जाएंगे। कितने सदस्य जाएंगे? 5 सदस्य जाएंगे। कितने प्रांतों से जाएंगे? 4 प्रांतों से जाएंगे। कौन कौन से 4 प्रांत हैं आपके? बंगाल, मद्रास, बम्बई, ये तीनों प्रेसिडेंसीज हैं। याद ही नहीं करनी है आपको, बहुत आसानी से याद बनी रहेंगी। और साथ ही साथ आपका उत्तर पश्चिम प्रांत है। तो यहाँ से ये आपके सदस्य जाने थे। तो ये हो गया आपका दूसरा प्रावधान, और ये प्रावधान आपका इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये प्रश्न पूछा जाता है कि सर्वप्रथम निर्वाचन पद्धति का प्रारंभ किस अधिनियम के द्वारा हुआ? तो निर्वाचन पद्धति का प्रारंभ हो रहा है 1892 के अधिनियम के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ अन्य प्रावधान देख लेते हैं। जो अगला प्रावधान है कि जो केंद्रीय विधान परिषद के सदस्य हैं उनके अधिकारों में वृद्धि कर दी गई। अभी तक जो केंद्रीय विधान परिषद में जो सदस्य बैठते थे, जो पहुंचते थे, तो उनको अधिकार उनके पास बहुत सीमित अधिकार थे। तो अब क्या हुआ कि अब उनके अधिकारों में वृद्धि कर दी गई। किस तरह के अधिकारों में वृद्धि कर दी गई? अब ये जो सदस्य थे, ये जब कोई बजट से संबंधित मीटिंग चलती थी, कोई बैठक चलती थी, तो उस सेशन में ये अपने विचार रख सकते थे। अभी प्रस्ताव नहीं रख सकते थे, लेकिन अपने विचार रख सकते थे। तो पहली चीज क्या की गई कि बजट पर अपने विचार प्रकट कर सकते थे। दूसरी चीज क्या की गई, इसमें 6 दिन पहले सूचना देकर प्रश्न भी पूछ सकते हैं। अभी तक केंद्रीय विधान परिषद के सदस्यों को प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था, लेकिन 1892 के अधिनियम के द्वारा क्या किया गया कि अब अगर उनको कोई प्रश्न पूछना है केंद्रीय विधान परिषद के सदस्यों को, तो वो 6 दिन की अग्रिम सूचना पर प्रश्न पूछ सकते हैं। तो ये इस अधिनियम का अंतिम प्रावधान था। आपके प्रश्न भी यहीं से बनते हैं। तो इस अधिनियम में हमने कितने प्रावधान देखे? 3 प्रावधान देखे। पहला तो कार्यकारिणी परिषद में वृद्धि, और
दूसरा निर्वाचन मंडल का प्रारंभ, और निर्वाचन मंडल का प्रारंभ में हम लोगों ने पूरा डिटेल में देखा कि किस तरह से निर्वाचन मंडल का प्रारंभ हुआ, कैसे कैसे सदस्य निर्वाचित किए गए। और जो तीसरा और अंतिम प्रावधान था, वो अंतिम प्रावधान ये था कि केंद्रीय विधान परिषद के सदस्यों में वृद्धि कर दी गई, सदस्यों के अधिकारों में वृद्धि कर दी गई। और वृद्धि किस रूप में कि अब वो बजट पर अपने विचार प्रस्तुत कर सकते थे, साथ ही साथ अग्रिम सूचना दे करके 6 दिन पहले, 6 दिन की अग्रिम सूचना पर वो कोई प्रश्न भी पूछ सकते थे। तो इस अधिनियम में बस इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में अन्य अधिनियम के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।